हेलो बच्चों, आज मैं आपका पहला चैप्टर कूलम्स लॉ के बारे में बताने जा रहा हूँ। कूलम्स लॉ पढ़ने से पहले ये आपका एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी का पहला चैप्टर है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है, उसके लिए सबसे पहले हमें विद्युत आवेश के बारे में जानना जरूरी है। इलेक्ट्रिक चार्जेस हम लोग कहते हैं। वैद्युत आवेश होता क्या है? वैद्युत आवेश वास्तव में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की इकाई कह सकते हैं, यानी सबसे छोटी। हमें स्टार्टिंग यहीं से करनी है, पर वास्तव में आवेश आता कहाँ से? आवेश के लिए थोड़ा सा हम केमिस्ट्री में जाएंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि प्रत्येक वस्तुएं जो हैं वो किससे बनती हैं? अणुओं से मिलकर बनी होती है। अणु किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और परमाणु हमारा एक उदासीन कण होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही आवेशित कण हैं, जबकि न्यूट्रॉन जो है हमारा वो कैसा है? उदासीन कण होता है। आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो है वो परमाणु के नाभिक के भीतर व्यवस्थित रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इसके लिए आपने बोर का परमाणु मॉडल पढ़ा है, विभिन्न प्रकार के परमाणु मॉडल पढ़े हैं। इसमें से लास्ट आपको जो बोर का परमाणु मॉडल है उसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है। अब एक इलेक्ट्रॉन पर, चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही क्या है? आपके आवेशित कण हैं, और आवेशित कण है तो उनका कुछ ना कुछ आवेश होता है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना ही आवेश प्रोटॉन के पास भी होता है, पर इलेक्ट्रॉन के पास जो है वो ऋणावेश होता है, और प्रोटॉन के पास कैसा आवेश होता है? धनावेश होता है। जैसे सभी वस्तुओं के पास, कोई भी वस्तु है, कोई भी कण है, उसमें क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो सभी तो आपके क्या है? विद्युत उदासीन कण है, यानी आपका जो भी परमाणु है वो विद्युत उदासीन होने का मतलब है कि उसमें जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चूंकि समान आवेश होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, जिससे क्या होता है कि उस पर टोटल आवेश कितना होता है? 0 होता है। पर हमने ये भी पढ़ा है कि जब दो वस्तुओं को आपस में हम लोग रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो हो सकता है कि एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चले। तो अगर मान लीजिए जिसमें से आपका इलेक्ट्रॉन निकला तो उस पर क्या हुआ कि अभी तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल थे, बट जब एक इलेक्ट्रॉन सपोज निकल गया तो उसमें क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन हमारा कम हो गया। एक इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब क्या हुआ? एक प्रोटॉन हमारा बढ़ गया। इसी तरह जिस पर गया उस पर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गया और एक प्रोटॉन की डेफिशिएंसी हो गई। तो जब एक इलेक्ट्रॉन आपका जिसपे एक्सेस में है तो उस पर एक ऋणावेश, आपका एक यूनिट ऋणावेश जो है वो बढ़ गया, और जिस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है तो उस पर क्या हुआ? एक यूनिट धन आवेश आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि धनावेश का मतलब क्या होता है? अगर कहीं पर धनावेश आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और ऋण आवेश अगर कहीं पे आता है तो उस पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो यहाँ पर बात यही होती है कि अगर कोई परमाणु है कोई तत्व है, उस पर अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इसका मतलब उस पर क्या आएगा? धनावेश आएगा, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो इसका मतलब उस पर क्या आएगा? ऋणावेश आएगा। तो अगर ऋणावेशित परमाणु है तो इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और धनावेशित परमाणु है तो इसका मतलब उस पर क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कमी। अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वो कितना है आपका? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसे हम लोग ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करेंगे तो वो कितना होगा? 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इसी तरह से अगर n इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? n × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो किसी परमाणु पर जो कुल आवेश होता है वो कितना होता है? कुल आवेश जो है
कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, Q बराबर N इंटू ई से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां पर Q क्या है, कुल आवेश है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन एक्सेस और डेफिशिएंट, और E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो इसकी सहायता से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि किसी परमाणु पर कितना आवेश है। अब धन आवेश है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, और ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, N इज इक्वल्स टू Q बाई E। इसके अलावा एक चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 10th में कि Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी भी होता है, जहां I क्या है, विद्युत धारा है, वैद्युत धारा, और T क्या है, समय। तो अगर इन दोनों को हम इक्वेट करें तो Q बराबर क्या हो जाएगा, N इंटू ई बराबर I इंटू टी। तो N इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई टी अपॉन ई भी हम लिख सकते हैं, I इंटू टी अपॉन ई। अब यहाँ से हमें ये तो पता ही है कि Q का मात्रक क्या होता है, Q का मात्रक जो है वो कितना होता है, कूलाम होता है, साइंटिस्ट कूलाम ने इसके नाम पर रखा गया था। और इसकी अगर विमा की बात हम करें तो वो हमारे पास कहाँ से आती है, यानी यहाँ पे हम लोगों के पास जब एक सूत्र था Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, तो यहाँ से हम लोग इसकी विमा निकालते हैं। Q की विमा अगर निकालनी है, डायमेंशन निकालनी है, तो A विद्युत धारा की इंटू समय की, तो AT जो है वो Q का की विमा होगी, जो कि हमें डायरेक्टली पुट अप करनी है। अब अगर हम लोग डिफाइन करें कि एक कूलाम आवेश वास्तव में होता कितना है, एक कूलाम आवेश का मतलब होता है, एक कूलाम बराबर हम ये लिख सकते हैं 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। यानी अगर 1 एम्पियर की धारा किसी परिपथ में 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए तो उसमें जितना आवेश प्रवाहित होता है वो कितना होता है, 1 कूलाम आवेश होता है। यानी 1 एम्पियर की धारा को अगर हम 1 सेकेंड तक प्रवाहित कर रहे हैं तो वो हमारा कितना होगा, 1 कूलाम आवेश होगा। अब यहाँ से अगर हम ये पता करें कि 1 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है, तो वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। N इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, I इंटू टी अपॉन ई, या 1 इंटू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं, यानी 1 कूलाम आवेश हमने प्रवाहित किया, तो वो कितने के बराबर हो गया, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको सॉल्व करेंगे तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इसका मतलब अगर किसी परिपथ में हम 1 सेकेंड में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करें तो वो किसके बराबर होगा, आपका 1 कूलाम आवेश के बराबर होगा। और अगर 1 सेकेंड में हम उसको प्रवाहित कर रहे हैं तो उसमें प्रवाहित धारा क्या होगी, 1 एम्पियर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, टोटल वो कितना होगा, 1 कूलाम के बराबर होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ आगे प्रश्न में हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी अब मान लीजिए आपको कहा जाता है कि किसी तत्व पर 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उस पर कितना आवेश होगा और किस प्रकार का आवेश होगा। तो N बराबर कितना है, 5। तो Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई,
यानी Q बराबर हो गया 5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 यानी 8.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कैसा आवेश होगा? अधिकता है तो इसका मतलब कैसा होगा? ऋणावेश। इसी में मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉनों की या 8 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, तब क्या होगा? तो n बराबर कितना हो गया? 8। तो Q बराबर कितना होगा? Ne यानी 8 इंटू 1.6 इंटू 19। तो कितना आ गया? 12.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और कमी है तो कैसा आवेश होगा? धन आवेश। अब अगर मान लीजिए तीसरा प्रश्न क्या बनता है आपका कि अगर कहते हैं किसी तत्व पर 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम का धन आवेश है, तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है? तो हमें यहाँ निकालना है n इज इक्वल्स टू Q अपॉन E यानी 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। 1696 हो गया 6 और ये ऊपर जाएगा तो इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 प्लस 19 यानी 10। तो n इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू 60 इलेक्ट्रॉनों की धनावेश। धनावेश का मतलब क्या हुआ? 60 इलेक्ट्रॉन की कमी हो। और यहीं पर चौथा प्रश्न हमारा बनेगा कि अगर मान लीजिए आपको Q दिया गया है 1.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम का ऋणावेश उपस्थित है, तब आप क्या कर सकते हो? तो n निकालना है तो Q अपॉन E यानी 1.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो ये कितना हुआ? 16 सत्ते 112 7 अपॉन 10 इंटू ऊपर आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 18 प्लस 19। तो कितना आ गया आपके पास? 7 इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश है, तो इसका मतलब कि अधिकता हो जाएगी। तो ये 4 प्रकार के इससे रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं कि अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए जाए तो आवेश निकालना हो, या आवेश दिया जाए तो उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी या अधिकता फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चूंकि आवेशों के बारे में आप समझ गए क्या होते हैं, धनावेश का मतलब हुआ कि वो इलेक्ट्रॉनों की कमी और ऋणावेश का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ के बाद। कूलम्स लॉ पढ़ने से पहले आपने क्लास 11th में न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा हुआ है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में। तो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है? क्या आपको पता है? याद है? सभी ने पढ़ा हुआ है। जैसा कि आप जानते हो कि न्यूटन ने बताया था कि ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तुएं होंगी। जैसे न्यूटन ने क्या देखा था? पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब गिरा, पृथ्वी की ओर ही आगे गिरा। तब उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की कि पृथ्वी जो है प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। तो वास्तव में पृथ्वी जब प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित कर रही है तो वस्तु भी तो पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करेगी। न्यूटन ने यही बताया। क्या बताया? कि प्रत्येक दो वस्तुएं जो हैं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और ये जो आकर्षण बल उसमें होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग न्यूटन ने बताया ब्रह्मांड में स्थित कोई भी दो वस्तुएं अगर है तो उनके बीच कार्य करने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती।
M1 M2 सपोज दो पार्टिकल हो गए जिनके मासेस M1 M2 है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है। तो इसमें न्यूटन ने बताया कि इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू M1 into M2 and is inversely proportional to square of the distance means Fg proportional to Fg, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल के लिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो Fg proportional to M1 into M2, Fg proportional to 1 upon r square। तो Fg proportional to क्या आ जाएगा, M1 M2 upon r square। तो इसी से हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि कैपिटल G M1 M2 upon r square, जहाँ G क्या है, एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नेता कहलाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसका मान कितना होता है 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये ऑलरेडी हम लोगों ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम वाले चैप्टर में पढ़ा था। सेम है यहाँ पर है कि कूलम्स लॉ, कूलम ने दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल को कैलकुलेट किया। तो अगर मान लीजिए दो आवेशित कण कोई है, सपोज एक का आवेश Q1 एक का आवेश Q2, इनके बीच की डिस्टेंस सपोज r, तो इनके बीच भी एक बल कार्य करता है। इसमें तो न्यूटन ने बताया कि केवल कैसा बल कार्य करेगा, आकर्षण बल भी कार्य करेगा, बट यहाँ पर जो वैद्युत बल कार्य कर रहा है, वैद्युत बल, वो दोनों प्रकार का हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्जेस। अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो उनमें प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और विपरीत प्रकृति के हैं तो आकर्षण बल। यानी अगर कोई एक धनावेश है एक ऋणावेश है तो उनके बीच आकर्षण बल, और एक धनावेश दूसरा धनावेश या एक ऋणावेश दूसरा ऋणावेश, दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य। तो कूलॉम ने क्या बताया कि यदि दो आवेशित कण एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल उनके आवेशों के, यहाँ पे इन्होंने बताया था दोनों के गुणन, द्रव्यमानों के गुणनफल के, यहाँ पे इन्होंने बताया उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। सेम कंडीशन, यहाँ द्रव्यमानों के, यहाँ पे आवेशों के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या मिलेगा, F proportional to Q1 into Q2 upon R square। अब प्रोपोर्शनैलिटी को हम हटाएंगे, इक्वालिटी को लाएंगे, तो यहाँ पर भी हमें कोई, यहाँ पर तो हमने कांस्टेंट कैपिटल G यूज किया था, यहाँ पर भी हमें कोई कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, और दैट इज स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर आपका क्या है, k क्या है, एक नियतांक है जिसे हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं। अब इस k का कुछ ना कुछ मान होगा, जैसे कि यहाँ पे इस g का मान था 6.67 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो उसी प्रकार से इस k का मान क्या होगा, इस k को हम लोग लिखते हैं 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, यहाँ किलोग्राम इंटू किलोग्राम था, यहाँ कूलम इंटू कूलम है, यानी कूलम स्क्वायर। इस स्मॉल k को बस थोड़ी ही देर हमें जानना है, इसके बाद ये स्मॉल k हमारा हट जाएगा। अब एक्चुअल में स्मॉल k की जगह पे हम लोग यूज कर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल, इसे हम लोग यूज कर लेते हैं। ये है एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट, और ये कैपिटल K जो है वो माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक। वास्तव में ये
माध्यम की प्रॉपर्टीज होती हैं। माध्यम की प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें तो इसे हम एप्सिलॉन जीरो जो है हमारा, उसे हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता। और अगर खाली एप्सिलॉन हम लिख रहे हैं तो किसी माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं, वैद्युतशीलता। और कैपिटल के जो है वो आपका परावैद्युतांक है। अब इससे अगर हम लेते हैं तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू हम के इंटू एप्सिलॉन जीरो लिखते हैं, यानी परावैद्युतांक जो है वो किसके बराबर हुआ, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो के बराबर हुआ। यानी उस माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता का जो अनुपात होता है वो उस माध्यम का क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो अगर हम इसको यूज करें तो अब हमारा कूलम्स लॉ के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ स्लाइटली चेंज हो जाएगा। अब जो हम यूज करेंगे स्मॉल के की जगह पे हम रखेंगे 1/4πε0 के, यानी F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यदि आवेश कहाँ हो, वायु में हो, तो वायु के लिए, वायु या निर्वात के लिए के बराबर 1 हो जाता है, तो F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले कूलामी बल को या वैद्युत बल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बल की प्रकृति क्या होगी, ये डिपेंड करेगा हमारा इन आवेशों पर कि आवेश कैसे हैं। अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, यानी धनावेश धनावेश या ऋणावेश ऋणावेश है, तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और अगर विपरीत प्रकृति के हैं, यानी एक धनावेश एक ऋणावेश, तो उनके बीच एक आकर्षण बल कार्य करेगा। यहाँ पे 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसकी हेल्प से इसमें बल का मात्रक तो आप जानते ही हैं, न्यूटन ही होगा, और विमा बल्कि mL/T-2 ये एक सदिश राशि है। तो सदिश है, तो अभी हम लोग बात करेंगे इसके सदिश फॉर्मूले की। तो पहले हम लोग यहाँ से एप्सिलॉन जीरो का मान फाइंड आउट करेंगे। एप्सिलॉन जीरो का मान अगर हमें फाइंड करना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, 1/4πε0 इज इक्वल्स टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। तो 4πε0 क्या हो जाएगा, 1/9 × 10⁹ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1/4π, यानी 4 × 3.14 × 9 × 10⁹ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसको अगर हम सॉल्व आउट करते हैं तो हमको प्राप्त होगा एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हमें मोस्टली तो हर जगह पे 1/4πε0 का डायरेक्ट मान रखना होता है, पर ये ध्यान रखिएगा अगर कहीं पे केवल एप्सिलॉन का मान रखना है तो हमें कितना रखना पड़ेगा, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये तो था हमारा कूलम्स लॉ। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी।
थैंक यू।